अरे, पिछली क्लास में हम लोग डिविडेंड पॉलिसी नाम का जो चैप्टर था वो हम लोग स्टार्ट किए। हम लोग पढ़े कि डिविडेंड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी कि डिविडेंड क्या होता है। हिंदी में लाभांश बोला जाता है। कंपनी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से जो बांटती है शेयर होल्डर्स के बीच में, वो डिविडेंड होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कितने तरह के डिविडेंड होते हैं, कितने तरह की डिविडेंड पॉलिसी होता है। इन दो तरह के डिविडेंड पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके इन दोनों ही तरह की पॉलिसीज को एक्सप्लेन किया कि जो कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ अर्निंग होता है, कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ अर्निंग डिविडेंड पॉलिसी सर्टेन होती है, कांस्टेंट होती है, और प्रॉफिट और डिविडेंड जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट चलते हैं, एक जैसे लगभग हर साल मिलते हैं। और दूसरी हम लोगों ने कांस्टेंट डिविडेंड रेट डिविडेंड पॉलिसी पढ़ा, जिसमें जो डिविडेंड का रेट है एक फिक्स परसेंटेज होता है, उतना ही परसेंट हर साल मिलेगा, भले उससे शेयर होल्डर को बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, कुछ भी हो, एक ही फिक्स परसेंटेज मिलेगा। और शेयर होल्डर जो है वो एश्योर होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, खाली तो नहीं जाएगा। तो इससे टोटल इनकम जो है वो हमेशा रिमेन एकदम सर्टेन और एकदम कांस्टेंट रहती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन हम लोगों के जो ज्यादा काम की चीज थी वो थी डिविडेंड पॉलिसी मॉडल्स। डिविडेंड पॉलिसी मॉडल्स में सब वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम मॉडल, जिसको और ये तीनों मेन थे, जिसमें से अपने सिलेबस में ऊपर वाले दो मॉडल है, ऐसा हम लोगों ने देखा। वोल्टर मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, जो ये बोलता है कि प्रोफेसर जेम्स सी वोल्टर की दी हुई जो वोल्टर मॉडल है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, जो ये बोलता था कि किसी भी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी का असर उस कंपनी की टोटल वैल्यू के ऊपर पड़ता है। या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा, वोल्टर ये बताकर गया हम लोगों को कि कंपनी की टोटल वैल्यू और कंपनी के शेयर रेशियो, पे आउट रेशियो जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कंपनी के पे आउट रेशियो के हिसाब से ही कंपनी की टोटल वैल्यू होती है, ऐसा वोल्टर बता के गया। उसके बारे हम लोगों ने इसके एजम्पशंस पढ़े, बड़े ही अनरियलिस्टिक एजम्पशंस थे, जैसा कि नॉर्मली होता नहीं है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा। और ये एजम्पशंस के बाद क्रिटिसाइज किया, जिसमें कि इन्हीं एजम्पशंस को लगभग वापस लिखा गया कि ऐसा होता नहीं है, अनरियलिस्टिक है। तो उसके बाद हम लोगों ने इंप्लीकेशन पढ़ा तीन तरह का, व्हेन आर इज मोर देन के, आर इज लेस देन के, और आर इज इक्वल टू के। तीन तरह की इंप्लीकेशंस पढ़ी, अलग अलग फर्म में तीन तरह के फर्म हो सकती है। उसके बाद हम लोगों को बढ़ना था आगे। उसके बाद हम लोग इसका वोल्टर का एक मॉडल का जो फॉर्मूला है वो देख लिए थे, इजी सा फॉर्मूला तो शायद याद भी कर लिए होंगे कई जन। उसके बाद हम लोग आ गए हैं गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल हम लोगों को आज कवर करना है। गॉर्डन्स मॉडल मियरन गॉर्डन बोल के एक स्कॉलर रहे, उनका दिया हुआ मियरन गॉर्डन का, जो कि ये बताता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी और डिविडेंड पॉलिसी, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है और कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी का असर उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर पड़ता है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आर द परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स टू बी पेड। क्योंकि कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके शेयर से जानी जाती है, कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके शेयर से जानी जाती है, और उसके शेयर आगे जाके कितने बिकेंगे कितने नहीं बिकेंगे, ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में उसके शेयर्स पर क्या डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी का जो शेयर है और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, और कंपनी के शेयर्स को इफेक्ट करता है उसके फ्यूचर में मिलने वाला डिविडेंड। तो आज कंपनी जो डिविडेंड पॉलिसी बनाएगी उससे कंपनी के शेयर्स का प्राइस
डिसाइड होगा, और कंपनी के शेयर का प्राइस जब डिसाइड होगा तो कंपनी की मार्केट वैल्यू डिसाइड होगी। तो डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट करती है शेयर वैल्यू को, और शेयर वैल्यू इफेक्ट करती है मार्केट वैल्यू को, कंपनी की बाजार में मार्केट में क्या वैल्यू है उसको। फिर लिखा है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी। तो कुल मिला के हम लोगों को ये पता चला कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी का ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है। कंपनी जिस हिसाब से ग्रो करेगी उसी हिसाब से उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज के समय में होगा। गॉर्डन्स थ्योरी ऑन डिविडेंड पॉलिसी स्टेट्स दैट द कंपनीज डिविडेंड पे आउट पॉलिसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी। सुन लो वही बात जो हम लोग तब से बोल रहा है कि कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों का ही प्रभाव कंपनी के मार्केट प्राइस के ऊपर पड़ता है, जिसको हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर भी बोल सकते हैं। कंपनी के आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न और कंपनी के के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों का असर कंपनी की मार्केट प्राइस एमपीएस मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, ऐसा गॉर्डन का मानना था। ये मानना था गॉर्डन का कि कंपनी की डिविडेंड पे आउट रेशियो का असर उसके मार्केट प्राइस के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा इस मॉडल के कई सारे एजम्पशंस भी हैं। सबसे पहला एजम्पशन, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं होगी, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग होगी, केवल प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लोन डेप्ट वगैरह कुछ नहीं, नो डेप्ट। ये दूसरा एजम्पशन है, किसी भी तरह का डिवेंचर या डेप्ट नहीं होगा। तीसरा, कंपनी का आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मानना है, इस एजम्पशन करना पड़ेगा। और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहना चाहिए। बहुत आसान से लगभग सिमिलर से एजम्पशंस हैं जो हम लोगों को याद करने हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसके अलावा परपेचुअल अर्निंग रहेगी। परपेचुअल अर्निंग को चाहे तो हम लोग कांस्टेंट अर्निंग भी लिख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कभी कम नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा कंपनी का, और कंपनी के ऊपर कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, नो कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये सारे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनको एक बार रीड कर लो, ये सारे हम लोगों के एजम्पशंस है गॉर्डन्स थ्योरी के लिए। एक बार इन सबको रीड कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये अभी के अभी याद भी हो जाएं। अभी याद करने जो है वो बेटर है, क्योंकि बाद में तो तुम लोग करोगे नहीं। उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे। कुछ क्रिटिसिज्म भी है, और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही है कि इसके जो एजम्पशंस है वो पूरी तरह से अनरियलिस्टिक है, कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है, वैसा होता नहीं है। कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, कभी नहीं होता है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कंपनी नहीं करवाए, कंपनी तो डूब मरेगी, तो ये भी बिल्कुल भी रियलिस्टिक एजम्पशन नहीं है, यही इसका हुआ। इंप्लीकेशन पे आ जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने वोल्टर थ्योरी में पढ़ा था, 3 तरह की कंपनी होगी। पहला, आर इज मोर देन के, रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उस तरह की फर्म को ग्रोथ फर्म कहा जाता है, जहां पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर जो है वो के से ज्यादा होता है। इसका मतलब होता है कि it benefits the shareholder more if the company reinvest the dividends rather than distributing it। कि कंपनी अगर प्रॉफिट को अपने पास रख लेगी और शेयर होल्डर्स में नहीं बांटेगी तो शेयर होल्डर का ज्यादा भला होगा। शेयर प्रॉफिट को अपने पास रखकर ही शेयर होल्डर को नहीं बांटेगी तो शेयर होल्डर का ज्यादा फायदा होगा। इस तरह से ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, ग्रोथ फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 होता है, 0।
जो कि यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 0 होता है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। उसके बाद होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का आर जो है और के जो है वो लगभग इक्वल होते हैं। इससे कोई ज्यादा फर्क कंपनी के ऊपर पड़ता नहीं है। कंपनी अपने हिसाब से कंपनी जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। कभी भी 0 तो नहीं होता डिविडेंड। 0 से लेकर 100 के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बोल सकते हैं। 0 to 100 जो भी होगा वो नॉर्मल फॉर्म होगी। और अगर कोई ऐसी फर्म है जिसको हम लोग डिक्लाइन फॉर्म बोलते हैं। डिक्लाइन फॉर्म का मतलब है आर इज लेस देन के, जिसका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है। रेट ऑफ रिटर्न, इनकम कम खर्चे ज्यादा, उस तरह की कंपनी है। तो शेयर होल्डर को तभी फायदा होगा अगर कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांट देती है। तो ऐसी कंपनी जो डिक्लाइंग फर्म है, डिक्लाइंग मतलब नीचे जाती हुई, कोई खास फायदा कर नहीं रही है, वैसी अगर फर्म है तो फिर तभी शेयर होल्डर को फायदा है अगर कंपनी अपना 100% सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इस तरह से ये 3 फॉर्म है। ग्रोथ फॉर्म 100%, ग्रोथ फॉर्म 0% डिविडेंड, नॉर्मल फॉर्म 0 to 100% और डिक्लाइन फॉर्म 100% रेट पे डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉलो करती है। तो ये 3 तरह की फॉर्म हो गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में आप लोगों को कई सारे फॉर्मूला दिख रहे होंगे, लेकिन एक जो लास्ट में सबसे दिख रहा है बोल्ड में, जो है PO इज इक्वल टू E 1 माइनस B होल डिवाइडेड बाई KE माइनस BR, जहां पर BR का मतलब है G मतलब ग्रोथ, और B का मतलब है रिटेंशन रेशियो, R का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो एक फॉर्मूला इसमें भी है। BR का मतलब हो गया रिटेंशन रेशियो इनटू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको B दिखाई दे रहा है BR, इसमें B का मतलब है रिटेंशन रेशियो, R का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रिटेंशन रेशियो और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का इनटू कर देंगे तो अपना BR आ जाएगा। यही यहां पर बोल रहा है। D का मतलब होता है E 1 माइनस B, यही D का मतलब होता है डिविडेंड का मतलब। अर्निंग में से रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन वाला हटा देंगे अमाउंट, तो अपना डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड मतलब बांटना हुआ, रिटेंशन मतलब जो अपने पास रख लिया है। मान लो कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट कमाई है, 50 रुपया अपने पास रख ली, 50 रुपया बांट दी, तो 100 अर्निंग है, उसमें से डिविडेंड 50 हो गए तो 50 माइनस कर देंगे तो E या फिर जिसको बोलते हैं D जो है वो आ जाएगा। 1 माइनस B का क्या मतलब है, लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो 1 माइनस B होता है वो परसेंट ऑफ अर्निंग जो शेयर होल्डर में एज डिविडेंड बांट दिया गया, और A का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट पर शेयर। आप लोगों को जल्दी से ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में उतार लेना है, तो हम आप लोगों को टाइम देते हैं, जल्दी से ये फॉर्मूला कॉपी में उतार। PO इज इक्वल टू E 1 माइनस B, वापस से बता दे रहे, 1 माइनस B मतलब डिविडेंड, और KE माइनस BR, B मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, और R मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों का इनटू कर दिए तो अपने को G मिल गया। कई सारी बुक्स में इस BR की जगह, ये जो BR लिखा हुआ है, इस BR की जगह G लिखा हुआ भी रह सकता है, क्योंकि G मतलब ही BR होता है। तो इससे बढ़ते हैं हम लोग आगे, और ये फॉर्मूला उतारने के बाद एक सम हम लोग करेंगे, एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम देखो क्या है,
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने अपनी ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी है। इस कंपनी की नेट अर्निंग 1 लाख इक्विटी कैपिटल, 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, इस कंपनी का नेट अर्निंग जो वो 1 लाख रुपया है और इक्विटी कैपिटल 5000 शेयर्स है, जिसमें हर शेयर की कीमत 10 रुपए है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जिसका मतलब के होता है, के ई या के, वो 10% है। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, 3 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, 9%, 10%, 12%। ये 3 रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब हम लोगों को कुल मिलाकर अगर यहीं से जो समझ में आ रहा है वो ये है कि 3 सम बनाने हैं, 2% को लेके, 10% को लेके, 12% को लेके। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। Assuming the dividend payout ratio are 0%, 50% and 100%, तीनों हो गए। देखो 0% वो क्या बोलते हैं ग्रोथ फॉर्म का, 50% नॉर्मल फॉर्म का और 100% डिक्लाइन फॉर्म का। तो ये 3 पे आउट रेशियो है। रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसीज ऑन द शेयर। तो शेयर के ऊपर डिविडेंड पॉलिसी का क्या असर पड़ेगा। 3 डिविडेंड पॉलिसी है, 0% की डिविडेंड पॉलिसी, 50% की डिविडेंड पॉलिसी, 100% की डिविडेंड पॉलिसी। इन तीनों डिविडेंड पॉलिसी का शेयर के प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हम लोगों को निकालना है अलग अलग लेवल पर गॉर्डन मॉडल को फॉलो करते हुए। तो देख लीजिए क्या क्या है अपने पास। नेट अर्निंग है, नेट अर्निंग का मतलब ईबीआईटी होता है, बता देते हैं। इक्विटी कैपिटल है, 5000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपया पर कीमत है हर शेयर की। और केई 10% है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 9%, 10%, 12% है। और बी जो है, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है 1 - B, जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो 0%, 50% और 100% है। अब आते हैं हम लोग एक का भी सवाल को करते हैं कंप्लीट। आप लोग देखते रहिए, उतारते रहिए और समझते रहिए, अपने से होगा तो ज्यादा अच्छा है। शुरू करते हैं। ये CU/BCom में आया हुआ सम है, ऐसा वैसा सम नहीं। तो बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, जिसका मतलब होता है 1 - BP रेशियो। बी मतलब आप लोग फॉर्मूला, जस्ट ऊपर आपके फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, फॉर्मूला को देखते रहिए। बी मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, जिसका मतलब होता है 1 - DP रेशियो। DP रेशियो मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड 1 में से डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस कर देंगे, जो आएगा उसका इंटू कर देंगे तो बी मिल जाएगा। तो नेट अर्निंग है 1 लाख रुपए की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5000 रुपए है, इसीलिए ईपीएस हो जाएगा। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। टोटल अर्निंग है 1 लाख रुपए की, टोटल शेयर है 5000, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5000, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5000, नेट अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, ये अर्निंग पर शेयर आ गया, ईपीएस आ गया। ईपीएस को ही फॉर्मूला में अपने जो है वो जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है। तो ई तो आ गया हम लोगों का, ई 20 है। केई देखते हैं, केई अपने सम में दिया हुआ था 10%, उसको चाहे तो हम लोग 0.10% लिख सकते हैं। ये पहले भी हम लोग किए एज पर गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल का ये फॉर्मूला है, देख लीजिए। फॉर्मूला वापस से दूसरे स्टाइल से लिखा, पर लिखा वही गया है। P इज इक्वल टू EPS इंटू 1 - B होल डिवाइडेड बाई K - BR। यही अपना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो EPS है, ये EPS है, इसके बाद जो ये 1 - B है, 1 - B, अपने पास B बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो नहीं, शायद देख लीजिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो 1 - DP जो है वो B होता है। तो DP अपने पास 3 DP है, 0%, 50%, 100%। ये 3 DP है। इन 3 DP से ही हम लोगों को सम बनाना है। और अगर सम देखोगे तो सम भी 3 तरह का वो भी दिया हुआ है। 3 तरह के, 3
IRR है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 9%, 10%, 12%। और 3 अपने डिविडेंड पे आउट रेशियो है 0%, 50%, 100%। सम को एक बार आप लोगों से इल्तिजा है कि वापस से पढ़ लो। और फिर ये वापस से एक बार समझो, देखो क्या किया गया है। B इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो होता है। रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला 1 माइनस DP रेशियो होता है। अगर जनरल नॉलेज लगाओगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कंपनी 100 रुपया कमाई, 100 में से 2 काम वो कर सकती है, या उसको रिटेन कर सकती है, या उसको डिविडेंड पे आउट कर सकती है, डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रिटेन करती है, कितना डिविडेंड के रूप में बांट देती है। मान लो 50% बांट देती है, तो 50% बांट दी तो बचा हुआ रिटेंशन हो गया 50%। मान लो 70% डिविडेंड बांट दी, तो बचा हुआ जो 30% है वो रिटेंशन रेशियो हो गया। तो जो बांटेगी और जो रखेगी उसी को रिटेंशन रेशियो और डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपनी की अर्निंग 1 लाख रुपए थी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो 5000 थे, टोटल EPS निकल गया, KE दिया हुआ था, और ये अपना गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला था जो अभी तक हो गया। अब स्टेट हेडिंग दे दो आप लोग, ऐसे करेंगे। सम को सम सॉल्व किया गया है, आप लोगों को उतारना है। जल्दी से हेडिंग दे दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन MPS। स्टेटमेंट शोइंग, MPS मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज ऑन MPS। उसके बाद ये 3-4 कॉलम बना देंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिख देंगे 9%, 10%, 12%। ये 3 अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ERR, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 9%, 10%, 12% सब में दिए गए। उसके बाद DP रेशियो, पहले केस में DP रेशियो 0% था, है कि नहीं? सब में देख लीजिए, पहला केस 0% का है। अगर DP रेशियो 0% है और ERR, अगर DP रेशियो 0% है तो ERR 9%, 10%, 12% होगा, तो क्या बैठेगा फॉर्मूला, वो हम लोग DP रेशियो याद रखिएगा 0%। पहले फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई किया गया है। फॉर्मूला हम अप्लाई किए हैं 20 आप लोग देख सकते हो EPS था। अगर आप लोग उतारे हो तो 20 EPS था। फॉर्मूला याद है, EPS इंटू 1 माइनस बी। तो EPS इंटू 1 माइनस बी, लेकिन यहाँ तो कुछ ग्रोथ रेशियो और वो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो ये तो ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म अपना 100% पे आउट दे देती है, तो कुछ भी होगा तो रिटेंशन रेशियो 1 माइनस बी जो 0 होगा, क्योंकि 100% डिविडेंड बांट दी, रिटेन कितना की 0, तो 0 कर दिए। डिवाइडेड बाई KE जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता था। आप लोग सब में जाकर देखो, KE 10% दिया गया था, तो 10 हो गया। 10% को 0.10 बदल लिए थे, इनटू सॉरी माइनस BR करना था। B मतलब हम बताए थे रिटेंशन रेशियो होता है। रिटेंशन रेशियो कितना है, और R मतलब बताया था रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न 9% दिया गया है, तो ये हो गया 0.10 माइनस 1 इंटू 0.9। अब कोई ये समझना चाहे, फॉर्मूला अगर कोई देखेगा और ये वाला चीज देखेगा तो उसको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। E इंटू 1 माइनस बी, ये 1 माइनस बी है।
होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी। आपको ये बोलेगा ये बी तो नहीं है सर, बी का फॉर्मूला है हेलो राजवाड़ी, हाँ तू पूछ ले, मैं क्लास में हूँ। 1 माइनस सॉरी के ई माइनस बी आर था। बी आर का मतलब होता है, बी मतलब रिटेंशन रेशियो और आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न अपना दिया हुआ है 0.9, यही वाला उत्तर बी। पूरा का कैलकुलेशन करेंगे तो जीरो आएगा। ये अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये वैसे के वैसे जीरो आएगा। ये हो गया जीरो। उसके बाद बढ़ते आगे, सेम फॉर्मूला हम लोग लगाए 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए। ई 20 रहेगा, ई इंटू 1 माइनस बी। 1 माइनस बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, वो हमेशा जीरो ही है क्योंकि हम लोग रिटेंशन रेशियो डीपी रेशियो जो जीरो लेकर चल रहे हैं। 1 माइनस बी डीपी रेशियो तो वो जीरो है दिया हुआ सम में ही। ये देखिए अगर आप ये वाला ये 0%, ये हमेशा जीरो लेकर चले, जीरो जीरो। अगर आप करेंगे तो इसको अनडिफाइंड बोला जाएगा। कैलकुलेशन करके देखिएगा, जो कैलकुलेशन चाहिए वो नहीं आएगा, जीरो या अनडिफाइंड आएगा। उसके बाद तीसरा केस, तीसरे केस में अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो अभी भी जीरो है। तो 20 ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर। बी मतलब रिटेंशन रेशियो 100% है, क्योंकि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% है तो रिटेंशन रेशियो 100% होगा। और आर का मतलब है 0.12, 12 का 12% ही होगा। तो ये नॉट फेजिबल है, ये इसके ऊपर अप्लाई भी नहीं होगा। वैसे ही अब दूसरा केस करेंगे जहां पर डीपी मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% रहेगा, तो अब फॉर्मूला बदल जाएगा। आप फॉर्मूला देखिए, ईपीएस मतलब ई इनटू डीपी रेशियो। डीपी रेशियो 50%, कोई दिक्कत की बात नहीं। होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी। ये बी है। अब आप लोगों को बोलेंगे सर ये बी कहां से आया? जो हम पहले समझा रहे थे, कंपनी जितनी अर्निंग करती है उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो डिविडेंड पे आउट कर दे या रिटेन कर ले। दो, 100 रुपया कमाई, 70 रुपया डिविडेंड पे आउट कर दी, तो रिटेन कितना करेगी? 70 रुपया दे दी तो रिटेन हुए 30 रुपए। सेम ऐसे ही है यहां भी, देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% अगर कंपनी डिविडेंड में बांट दे रही है तो रिटेन रेशियो भी 50% होगा। अगर ये 30% होता तो ये 80% होता, सॉरी 70% होता। अगर ये 20% होता तो ये 80% होता, ये 10% होता तो ये 90% होता। कुल मिला के ये दोनों मिला के 100 होते। इसीलिए यहां पर 0.5 इंटू आर। आर हम लोगों का रिटेंशन रेशियो 9%, सॉरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऊपर दिया हुआ 9%, इंटू कर दिए आएगा 181.82। दूसरा में भी सेम ऐसे ही करेंगे, केवल एक चीज चेंज हो जाएगी, वो है रेट ऑफ रिटर्न। पहले वाले कॉलम में रेट ऑफ रिटर्न 9% चल रहा था, दूसरे कॉलम में रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसलिए 10% की जगह 0.1 लिखे हैं। एक बार फिर फॉर्मूला हम बता रहे हैं, देखो ई इंटू डीपी रेशियो, ई इंटू डीपी रेशियो। डीपी रेशियो दिया हुआ है
ये रहा डीपी रेशियो 50%, ई इंटू डीपी रेशियो होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर, बी रिटेंशन रेशियो, आर रेट ऑफ रिटर्न, बी रिटेंशन रेशियो, आर रेट ऑफ रिटर्न, के इंटू जी या के इंटू डीपी रेशियो, सॉरी के नहीं, ई इंटू डीपी रेशियो E into DP ratio divided by K minus BR। सेम फॉर्मूला तीसरे केस में भी अप्लाई हम लोग किए, वहां पर केवल क्या हुआ, रेट ऑफ रिटर्न 10% की जगह 12% हो गई, इसीलिए हम लोग इसको 12 किए, 0.1। एक बार फिर से आप लोग देख ले फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ, लास्ट वाले में बता रहे हैं, देखो ई इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, ई इंटू डीपी रेशियो होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी इंटू आर, बी इंटू आर, बी इंटू आर, फॉरगेट 250। फिर तीसरा केस है जब डीपी रेशियो 100% है। अगर डीपी रेशियो 100% है तो रिटेंशन रेशियो हो जाएगा 0, क्योंकि अगर कंपनी 100% डिविडेंड पे ही कर दे रही है तो रिटेंशन रेशियो तो 0 बचा। जैसे ऊपर वाले सबसे पहले वाले केस में डीपी रेशियो 0% था, तो रिटेंशन रेशियो हम लोग 100% लेते हैं। अब रिटेंशन रेशियो 100 हो गया है तो डीपी रेशियो 100 हो गया है तो रिटेंशन रेशियो या रिटेंशन परसेंटेज 0 रहेगा। अभी भी सेम फॉर्मूला सेम है, लेकिन अभी भी देखो, अगर हम लोग देखें तो E इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, ठीक है, होल्ड 200 आएगा जी, तीनों का 200 आना चाहिए। इसका भी 200 आएगा, इसका भी 200 आएगा। 200 आने का रीजन ये है क्योंकि तीनों में रिटेंशन रेशियो इक्वल रहेगा, तीनों में रिटेंशन रेशियो इक्वल रहेगा, इसीलिए तीनों सेम आ रहे हैं। तीनों का डीपी रेशियो सेम, रिटेंशन रेशियो सेम, सब सेम है, इसलिए बराबर आ गए। तो अब हम लोग इसके ऊपर कमेंट भी हम लोगों को करना पड़ेगा, तो कमेंट्स की तरफ चलते हैं। कमेंट्स में जहां पर आर लेस देन के होता है उस फर्म में एमपीएस डीपी रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिक्लाइंग फर्म में रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैसे केस में मार्केट प्राइस पर शेयर डीपी रेशियो से प्रोपोर्शनल चलता है, डीपी रेशियो घटेगा तो वो भी घटेगा। एक फर्म है जहां पर आर इज मोर देन के, आर इज मोर देन के, वहां पर एमपीएस का और डीपी रेशियो का अपोजिट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब डीपी रेशियो जितना बढ़ेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना बढ़ेगा, कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर उतना गिरेगा। कंपनी का और डीपी रेशियो और एमपीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, एक दूसरे से एकदम अलग। और तीसरा होता है जहां पर आर इज इक्वल टू के हो, वहां पर एमपीएस और डीपी रेशियो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं होते। जहां पर आर इज इक्वल टू के है, रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल है, वहां पर डीपी रेशियो और एमपीएस बिल्कुल एक दूसरे के कोई डिपेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं। तो यही हम लोगों को कमेंट में भी लिखना है। और इसके साथ ही ये क्लास जो है वो हो गई है खत्म। और इसके साथ ही हम लोगों ने 3 में से जो 2 मॉडल्स हम लोगों को पढ़ने थे वो मॉडल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों की है तो आप लोग ग्रुप में कर सकते हो। ग्रुप में आकर व्हाट्सएप के ग्रुप में वॉइस मैसेज भेज कर या कुछ भी करके
मैं उस क्वेरी को भी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए रहने देंगे इतना ही। और इस तरह से हम लोगों के दोनों मॉडल हो गए कंप्लीट। अब एक क्लास करेंगे, वो भी शायद नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी एक प्रैक्टिकल की क्लास ही ड्यू है, नहीं उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग होमवर्क अच्छे से कर लेंगे, वो होमवर्क जो ग्रुप में दिया जाएगा, अगर इसका होमवर्क कर लेंगे तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही।